नमस्कार सभी को, जय श्री राम। और मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर विनय शर्मा, हम आईआईटी रुड़की। वो अपने बारे में बताएंगे कि अभी 3 साल से तो ऑनलाइन मंथन का कार्यक्रम जो चल रहा है, जी और उससे पहले जो भी रामचरित मंथन के नाम पर अपन का सब सारे कार्यक्रम करते रहे। जय श्री राम भैया, सभी लोगों को उसका नमस्कार। जय श्री उसका मंथन, उसके नमस्कार बारे में नमस्कार नमस्कार तो चौबे साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर शर्मा साहब, जी हाँ आप प्लीज। मैं कुछ स्लाइड्स प्रेजेंट करता हूँ जो मुझे सर ने भेज। एक मिनट, क्योंकि ये मंथन के बारे में आप ही का मंथन है, तो शायद मैं भी इस सभा में नहीं रहूंगा। जी जी थैंक यू। सर। तो मैं आप सबकी अनुमति से कुछ स्लाइड्स प्रेजेंट करता हूँ जो सर ने मुझे दिए थे, और उसी के तहत फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा कि पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने कैसे कैसे बातें आगे बढ़ी। और ये एक तरह से जो स्लाइड्स हैं वो ज्यादातर पिछले 1 वर्ष की एनुअल रिपोर्ट के तौर पे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, और कुछ प्रस्ताव मेरे मन में भी है, और वो आपके जितने भी विचार होंगे फिर मैं उनको एक बार एक जगह पर इकट्ठा कर लूंगा, और फिर हम लोग उस चर्चा को आगे बढ़ा लेंगे। तो ये 10, 12, 15 मिनट जो है वो मैं आपके उसमें स्लाइड्स शेयर करता हूँ। ये स्लाइड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं? तो सबको अगर दिखाई पड़ रहे हो तो कोई भी एक मुझे हाँ कह दें, जी ताकि मुझे जी जी दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। जी धन्यवाद। दिखाई दे रही है जी, तो ये पिछले 1 वर्ष का ये आपने 10 अप्रैल 2022 टू 24 मार्च 2022। ये 21 है, मैं इसको ठीक कर दूंगा जी, धन्यवाद। तो ये 21 से जो है वो हाँ। 1 साल का वो है, इसमें यहाँ पे त्रुटि है, धन्यवाद। ओके। ये पिछले 1 वर्ष का मोटा मोटा लेखा जोखा, और हम सबको ये पता है कि श्री रामचरित भवन की स्थापना जो है वो श्री राम और श्री राम से संबंधित हर बात को हम सब तक पहुंचाने और आगे पहुंचाने के पर्पस से हुई। और जैसा कि हम सब ने, और मैंने तो खास तौर से इस दौरान पिछले कुछ समय में जाना कि कैसे कैसे श्री रामचरित मानस पूरे विश्व में व्याप्त हो गई। श्री रामचरित भवन की जो प्रेरणा है वो स्वर्गीय श्री कल्याण प्रसाद अग्रवाल जी से प्रेरित होकर श्री डॉक्टर श्री ओम गुप्ता जी ने और श्री श्री प्रकाश अग्रवाल जी ने और श्याम अग्रवाल जी ने इसकी स्थापना की, और इसको आगे लेकर चले। हम लोग इसके सब जो है वो बेनिफिशियरी भी हैं, और इस बात के हम लोग जो है वो साथी और गवाह भी हैं, जो कि मुझे बड़ा हर्ष देती है कि जो है वो इस मंथन से और इस यज्ञ से जुड़ने का पिछले कई समय में मुझे अवसर प्राप्त हुआ, आप सबका स्नेह मिला। और ये कुछ बातें हैं जो पिछले कुछ समय में हुई हैं। 2009 में एनुअल वनडे सेमिनार के तहत, जो कि सर ने अभी भोपाल अधिवेशन में बताया भी था कि कैसे ये शुरू हुआ ह्यूस्टन में, और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन भी हुए। 2015 में बेंगलोर में हुआ, जनवरी और दिसंबर में 2019 में जयपुर और अहमदाबाद में हुआ, और बेंगलोर और अहमदाबाद दोनों जगह पर मुझे भी रहने का सौभाग्य मिला था, जहां पर हम लोगों ने अपने पेपर प्रस्तुत किए थे। और 2021 में ऑनलाइन हुआ, उसमें भी मैं था, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स भी रहे,
2023 में भी जो है हम लोगों को सौभाग्य मिला और हम लोग इसमें शामिल हुए भोपाल में, और मेरे साथ मेरे 3 जो है वो स्टूडेंट्स भी रहे इसमें। ये एक बड़ा सुंदर समय रहा भोपाल में, जो 3 दिन हमने बिताए वहां पर। मुझे सबसे बड़ा सौभाग्य इस बात का प्राप्त हुआ कि मैं सबसे ज्यादातर लोगों से सामने से मिल सका, जो कि ये बहुत बड़ा मुझे जो है वो बहुत सुंदर अनुभूति हुई, और एक परिवार के होने की अनुभूति प्राप्त हुई। मैंने सर से अलग से कहा भी वहां पर कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार में वापस आ गया, मैं कहीं और था और मैं परिवार में वापस आ गया। और ऐसी आत्मीयता से हम लोग वहां पर मिले, इतना सुंदर। मैं वहां पर बिल्कुल जो है अभिभूत था। जैसे ही हम पहुंचे होटल में, वहां पर सबसे पहले जो है वो शिव प्रकाश अग्रवाल जी से सर से मुलाकात हो गई, श्याम अग्रवाल जी से मुलाकात हो गई, और उसके बाद जो है सबसे मुलाकात होती चली गई। और सुबह जब हम पहुंचे हैं तो चौबे साहब से मुलाकात हुई, द्विवेदी जी से मुलाकात हुई, और हम सब ऐसे गले मिल रहे थे जैसे कि बिल्कुल मतलब कहीं से भी हम पहली बार मिले ऐसा नहीं लग रहा। तो खुद को ही नहीं लग रहा था, मतलब बाकी देखने वालों को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अ, श्री रामचरित मंथन ऑनलाइन जो है वो 90 मिनट की मीटिंग से शुरू हुआ। मुझे याद है 18 अप्रैल 2020 को पहला सेशन हुज राम के उससे हुआ था। हम सबको सर का संदेश मिला कि मैं ऑनलाइन मिलना चाहता हूँ और सबसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। तो हम लोग पहली चर्चा में सम्मिलित हुए, काफी सारे लोग थे, और उसमें ये बातें तय हुई चर्चा के बाद कि हम लोग कितने 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 समय पर मिले। तो पहले ये मन में आ रहा है कि चलो ऐसा करते हैं कि हम लोग महीने में 1 बार मिलते हैं। कभी ये विचार बन रहा है कि महीने में 2 बार मिलते हैं। इस तरह से सोचते सोचते बातों बातों में सबके मन में भाव आया कि नहीं, हर हफ्ते 1 बार मिलते हैं। उस समय शायद ये भाव भी था हल्का सा कि पता नहीं कितना हो पाएगा, लेकिन एक ही महीने में तय हो गया कि अब हम सबके मन में और सबके स्वभाव में इसमें मिलने की निरंतरता तय हो गई है। तो वो बड़ा एक अच्छा था कि पहले महीने से ही जो है सब लोग आम तौर पे जो है वो बहुत लगातार मिलने के लिए प्रेरित महसूस करने लगे, और ये बड़ा सुंदर वो रहा। और उस समय बड़ा भय का वातावरण था, चारों तरफ कोविड फैल रहा था, चारों तरफ से अलग अलग किस्म के अलग अलग प्रकार के न्यूज आती रहती थी, और सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे। बाहर क्या होगा कैसे होगा कुछ पता नहीं, लेकिन ये एक ऐसा कार्यक्रम बन गया, ये एक ऐसा मिलना बन गया, एक ऐसी चर्चा बन गई जिससे हम सब बहुत ज्यादा रिलीव महसूस करते रहे और बहुत ज्यादा प्रेरित महसूस करते रहे। और ये कठिन समय पार करने के लिए मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा माध्यम बना, जिसमें असमंजस की कई स्थितियां जो हैं वो इसी माध्यम से पार होती गई। क्योंकि मैं जहां पर कार्यरत हूँ वहां पर हम लोग कुछ भी रोक नहीं पा रहे थे, हमें कॉन्टिन्यूसली अपने सारे काम करने ही थे चाहे कैसे भी। तो उनको अकेले अकेले ही करना था, और हम जितने भी लोग हैं एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास बहुत सारी थी, और हमें सब कुछ अकेले करना था। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत हमारे जीवन में, मेरे स्वयं के जीवन में बना। उसके बाद जो है फिर इसमें कई एजुकेशनल क्लासेस हुई इस बीच। वाल्मीकि रामायण की एजुकेशनल क्लास हुई, सुंदरकांड की एजुकेशनल क्लास हुई, जिसमें सर ने स्वयं पढ़ाया, और वो 6 महीने चली और बहुत आनंददायक वो कक्षा रही। इसके साथ साथ कई अध्ययन के और भी काम हुए, और शॉर्ट टॉक्स हुई, इनवाइटेड डिटेल टॉक्स हुई, गीता का अध्ययन प्रारंभ हुआ, और पब्लिकेशंस तो बहुत सारे हुए। 2 तो काव्य पीयूष ही आए, उसके अलावा फिर 1008 पंक्तियों में रामायण वो आई, और कई और चीजों पर काम चलता रहा। कई किस्म के रेसिटेशंस हुए, क्विजेस हुए, एक्टिविटीज हुई अलग अलग लेवल पे। और ये एक यज्ञ जो शुरू हुआ, इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही चली गई। इसमें सबसे सुंदर बात मुझे लगी कि कोई भी व्यक्ति इसको और आगे ले जाने से पीछे नहीं हट रहा था। हम सब इस बात पे आगे बढ़ते गए कि इसको हफ्ते में 2 बार कैसे करें, 3 बार कैसे करें, सबको प्रेरणा मिलती है। और
एजुकेशनल क्लासेस, जैसा कि मैंने कहा, अभी तक ये जो हमारा श्री रामचरितमानस का अध्ययन क्लास चल रहा है, उसमें 18 अगस्त से शुरू होकर 27 क्लासेस हो चुकी हैं। किष्किंधा कांड पर वो आया है। वीकली क्विज और अटेंडेंस जो इसमें रिक्वायर्ड थी, वो बहुत ही मनोयोग से पूरी कर रहे हैं सब लोग। ये इसमें बड़ा एक सुंदर बात है। छंद विज्ञान के ऊपर एक कोर्स हुआ। उसके अलावा कई किस्म के शॉर्ट टॉक्स हुए, और ये पिछले एक वर्ष के स्पेसिफिक शॉर्ट टॉक्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर है कि कैसे कैसे किन किन विषयों पर बातचीत हो रही। इसमें एक चीज और भी हुई कि पिछले 3 वर्षों में लगभग मानस से संबंधित, श्री राम से संबंधित, पात्रों से संबंधित, घटनाओं से संबंधित सब तरीके की चर्चाएं यहाँ पर हुई हैं। सब तरीकों से लोगों ने, और बहुत मनोयोग से लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुतियां सबने दी हैं। सबने एक दूसरे के सामने पूरे मनोभाव से जो कुछ भी हो सकता है वो सामने प्रस्तुत किया है। तो ये बड़ा एक अद्भुत समागम है, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा ना सोचा है। उसके अलावा ये जैसे इनवाइटेड डिटेल टॉक्स हैं, कई लोगों ने पिछले कुछ समय में जो किए हैं, वो ज्यादातर ये 3rd ईयर की बात है इसमें। तो कैसे पारायण व्यवस्था के ऊपर सर ने कहा, मीठे मीठे बोल के ऊपर हुई बात, और मानस में सीता जी के बारे में बात हुई, प्राकृत भाषा में बात हुई, और हनुमान जी के ऊपर बात हुई। हनुमान जी के ऊपर जब भी जो है वो सर बोलते हैं मलिक साहब, तो मेरा बड़ा फेवरेट विषय है। मैं उनके इस वक्तव्य को हमेशा मेरे पास रिकॉर्डिंग रहती है। जब भी उन्होंने पहली बार बोला था, एक बार कॉन्फ्रेंस में ही बोला था, वो तो मैं कई बार सुन चुका हूँ। बड़ा सुंदर वक्तव्य है। दशरथ का पुत्र प्रेम, इसके ऊपर बात हुई। इस तरह से कई चीजों के ऊपर बात हुई, और भी आगे इसमें विषय है। एक सेकंड जी। और इसी तरह से जो है वो रघुवंश महाकाव्य के ऊपर बात हुई, सफल व्यक्तित्व के हनुमान जी के मंत्र के ऊपर बात हुई, राम सीता विवाह, रामायण में निहित शिक्षाएं, मानस में नारी निंदा कितना सच। ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, और बड़े सुंदर तरीके से जो है वो विनीता मिश्रा जी ने प्रस्तुत भी किया। गीता क्या है, अब इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उस अध्ययन की ओर हम चल रहे हैं। उसके बारे में एक बहुत गहन विचार हो भी चुका है, और इसको निरंतरता की तरफ कैसे ले जाया जाए, इसके ऊपर भी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। रामायण अध्ययन 30 दिनों में इसके ये एक सबके सामने प्रस्तुति आ ही चुकी है। ये बहुत ही बढ़िया। आज ही जो है वो मेरी बात हो रही थी, तो मुझे पता चला कि अब ये बहुत तेजी के साथ लोगों में फैल रही है, और इसके बहुत सारे, और 1008 पंक्तियों में जो संस्करण है उसके कई सारे अनुवाद हो चुके हैं, जो इस बार भोपाल अधिवेशन में प्रस्तुत हुए, और कई सारे अनुवाद जो है वो हो रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने वहां पर आके पहल की कि हम लोग भी कई किस्म के अनुवाद करना चाहते हैं, तो कई लोगों ने अपने नाम लिखवाए हैं वहां पर। और संक्षिप्त रामायण पाठ तो एक अद्भुत बात बन गई है। हर मंगलवार को वो 9 अक्टूबर 2021 से लगातार चल रहा है, और मैसिव लेवल पे। मतलब ये बहुत ही बढ़िया ऐसी बात हो गई कि जो एक मंगल का दिन, शुभ दिन जो है वो निर्धारित हो गया है, और सब लोग इसमें निरंतर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं ही बहुत ज्यादा उसमें प्रस्तुत नहीं रह पाया, लेकिन ये है कि मैंने देखा कि बहुत निरंतर, बहुत सुंदर तरीके से पाठ हो रहा है, क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह बीच बीच में उसके देखते रहता हूँ, और यूट्यूब से भी जुड़ जाता हूँ कभी कभी मौका लगने पर। और श्रावण मास पारायण हम सब ने देखा ही है। वो तो एक अद्भुत तरीका है, निरंतरता के साथ पूरे महीने उसमें हम सबका रोज जुड़ जाना, वो एक अद्भुत घटना है मेरे लिए। मतलब इतना निरंतर तो शायद मैं अपने शिक्षा के क्षेत्र से भी नहीं जुड़ पाया, जितना मैं उस चीज से जुड़ा हूँ। तो और अखंड हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। इसी तरह से ये कुछ हमारे काव्य पीयूष, कुछ इस तरह के चीजें हुई। ओम आकृति काव्य पीयूष हुआ, ओम आकृति विधा में कृष्ण काव्य गोष्ठी हुई, सरस्वती वंदना हुई, शिव स्तुति हुई। इस तरह से ये भी एक बहुत बड़ा काम सामने आया। और फिर रामनवमी पर लोकगीत हुए, अखंड हनुमान चालीसा हुई, पितृ दिवस पर काव्य गोष्ठी हुई, जन्माष्टमी पर हमने सारे पर्व मनाए। वहां पर भोपाल अधिवेशन में भी मुझे याद है चौबे साहब कह रहे थे कि हमने सारे पर्व मनाए साथ में मिलकर, नव वर्ष भी मनाया,
जन्माष्टमी भी मनाई और रामनवमी भी मनाई और शंकर भगवान के उत्सव भी मनाए, सारे उत्सव मनाए। तो और इस तरह के नववर्ष तो मेरे जीवन में पहली बार मैंने मनाए, जो हम सब रात को एक दूसरे को बधाई देकर भजन गाकर तब अलग हो रहे हैं। इतनी सुंदरता से नववर्ष जो है मैंने कभी नहीं मनाए थे पहले। तो ये बड़ी सुंदर बातें हुई। राम सीता विवाह पंचमी पर लोकगीत हुए, राम जन्म महोत्सव हुए और कितने सुंदर तरीके से सबने भजन प्रस्तुति की है चारों तरफ से। उसके अलावा जो काम चल रहे हैं उसमें शब्दकोश पे बहुत बड़ा काम लगभग पूरा होने की स्थिति में है। वो काफी बड़ा काम हो गया है और ये सब ऐसे काम हैं जो विश्व स्तरीय काम जो पहली बार हो रहे हैं। मानस में संवाद के ऊपर काम चल रहा है। मानस अध्ययन कोर्स इस पर हो ही रहा है। इससे फिर आगे और चीजों के निकलने की संभावना बन रही है। गीता कोर्स अब शुरू होने ही जा रहा है और भाषाओं में अनुवाद 1008 पंक्तियों में जो रामायण है उसका हो रहा है। तो ये सर की तरफ से संदेश है कि यहाँ पर जो है उन्होंने कहा है कि मैं सबको स्नेह और आशीर्वाद दे रहा हूँ। जितने भी हमारे साथ के लोग हैं, लिसनर्स हैं, स्पीकर्स हैं, रिव्यूअर्स हैं, एडिटर्स हैं, राइटर्स हैं, टेक्निकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्टर्स हैं, मैनी अदर्स। तो ये संक्षेप में कुछ चीजें थी। मैं अब ये स्लाइड्स हटा देता हूँ और उसके बाद मैं फ्लोर ओपन करता हूँ कि हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें इस बात के ऊपर के आगे हमें फिर इसको कैसे देखना है। अब फ्लोर ओपन है, चाहे तो सीक्वेंस है, चाहे तो जैसे भी जिस भी तरीके से आप कहना चाहें, मैं पॉइंट्स को नोट करता रहूंगा और चीजों को लेकर आगे बढ़। विनय जी जी सर। आपने पूरा लिस्ट बताया शॉर्ट टॉक्स का और इनवाइटेड टॉक्स का। जी तो उसको भी एक ई बुक में बना देते तो अच्छा रहता। जी यूट्यूब में जाना पड़ता है देखने के लिए उसको। ओके जी राइट। बहुत अच्छा यूट्यूब अभी ई बुक जो बना है जी सम्मेलन का, बहुत ही अच्छा लग रहा है लोगों को। जी जी और बीच बीच में ये थोड़े से अगर अनुभव भी आप अपने कुछ बताएं, शेयर करें तो बड़ा अच्छा होगा। सर आप कुछ बताएं। मैं तो 19 अभी 10 बहुत साल हो गए। 2009 में पहला किया था ओम जी ने, तो उसमें मैं था इन्वॉल्व। जी तो मैं कुछ बोला नहीं, मैं रामायण में उतना इंटरेस्ट कुछ था नहीं। मैं तो डायरेक्टर था टेक्नोलॉजी का। जी मगर वहीं पर हमारे मंदिर के जो थे उन्होंने कहा कि आप इतना लेक्चर देते रहते हैं इंटरनेशनल टेक्निकल कॉन्फ्रेंस में, तो इस पर बोलिए। तो नेक्स्ट टाइम मैं बोला 2010 में। जी और मैं तो क्रिटिकल स्टडी करने वाला आदमी था टेक्नोलॉजी में, जी गलतियां ढूंढने का। तो रामायण में कितनी गलतियां हैं 2-3 महीने वहां पर डिस्कस किया। जी तो हमारे हेड थे मंदिर के वहीं पर हिंदू वर्षिप के, उन्होंने कहा कि आपने तो बहुत ठीक बताया, जी मगर अच्छी बात ही बताई। मगर तो ओम जी ने कहा कि आप मोती ढूंढिए, उसमें बाकी को छोड़ दीजिए। तो उसको मैंने पिकअप कर लिया जी कि मैंने 2-3 जगह दिखाए कि ये तो बहुत गलत काम किया हुआ है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। तो उसके बाद से तो मैं डिफरेंट वे में और अध्ययन ज्यादा करना पड़ा। उसी से मैंने रामायण पढ़ना सीखा। जी जितना भी है छोटा मोटा और इंटरेस्ट। जी नमस्कार। इंटरेस्ट की कोई भी इसका मीटिंग हुआ है, आज मैंने एक भी मिस नहीं किया आज तक इतने साल में। तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को यार।
और नई नई बातें आ रही हैं। क्या इसमें देखिए, आप जैसे प्रोफेसर जुटे हुए हैं और इतने विद्वान को हमने एक साथ नहीं देखा था कभी जिंदगी में, तो ये बहुत बड़ी बात है इसके लिए। ये नमस्कार मुझे सर। बड़ी जी 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 ये मुझे बड़ी बड़ी अच्छी बात लगी सर, जो आपने कह दी। एक बड़ी गूढ़ और बड़ी गहरी बात है कि मैंने त्रुटियां देखना बंद कर दिया। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। ये तो जीवन का सार है ये, मतलब। जी 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 सर, जी सर। सर मैं राकेश चौबे भोपाल से। जैसा विनय जी ने कहा कि कोरोना काल में तो मैं 21 तारीख से यहाँ लॉकडाउन लगा है और 18 तारीख को भोपाल लैंड किया था मैं। और मेरे घर के सामने एक नीले रंग का बड़ा भारी पर्चा लग गया था कि इनसे बचिए। उस स्थिति में ये जो है संजीवनी की तरह मेरी जिंदगी में आया। और मजेदार बात देखिए कि जब मैं अमेरिका में था तब आदरणीय ओम गुप्ता जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, 3 साल बाद भोपाल में हुई। तो वहां जो मेरे परिचित बच्चे थे वो आया जाया करते थे मेरे पास। अरे अंकल, रामायण में क्या रखा है, आप रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हो? सबने उनका बस रामायण अध्ययन वगैरह करते थे। अरे अंकल, वो इतनी पुरानी बात। तो मैं उनको बताया करता था कि भाई हनुमान जी क्यों जरूरी है तुम्हारी जिंदगी में, राम का चरित्र क्यों जरूरी है। तो एक आशीष साकल्य है, वो अमेरिका में रहते हैं। तो उनका, अगर मुझे डेट सही याद हो तो शायद वो 13 अप्रैल की दिनांक थी। 13 अप्रैल के रोज उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को मैं आपको जोड़ देता हूं इससे। तो 14 अप्रैल को मैं इससे जुड़ा। और रामायण का इसमें कोई दो मत नहीं कि मैंने अध्ययन किया हुआ था, जानता था। मगर जब मैं मंथन से जुड़ा और एक एक शब्दों की जब समीक्षाएं हुई तो एक अलग ही बात निकल के आई। और जो मेरे मन में बहुत दिन से था कि आदरणीय शर्मा जी क्या बोलते हैं, आदरणीय मलिक जी क्या बोलते हैं, और मैं भी बोलूं तो वही कि आदरणीय शर्मा जी ने ये कहा, मलिक जी ने ये कहा। यार मैं क्या कह रहा हूं, ये मुझे कब मिलेगा? तो बहुत बहुत लोगों की मानस पीयूष भी पढ़ा मैंने और बहुत लोगों को पढ़ा, मगर मेरे को ये लगता था कि मैं अपने विचार कब तय कर पाऊंगा। ये मंथन से मिला मुझे। जब मैंने एक एक चौपाई को पढ़ा और उनके अर्थों को देखा तो एक लगा कि यार अपने विचारों से आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए क्या दे सकते हो आप इसमें से निकाल के। एक बात। दूसरी बात, समाज शास्त्र की परिभाषा इस मंथन ग्रुप ने बदल दी। जो ब्लड रिलेशन होते हैं या एक छत के रहने वाले एक कुटुंब के लोग होते हैं, उसको परिवार कहा जाता है। जब हम 17, 18, 19 और मैं तो 16 से जुड़ा रहा, तो 16, 17, 18, 19 जब हम जुड़े तो वाकई एक जब शादी होती है और एक आप लोगों ने भी देखा होता है, एक पीढ़ी का गैप होता है कई बार। तो 10, 12, 15 साल परिवार समाज में अपने शादी का, अपने खासकर परिवार में शादी का गैप हो जाता है। जब उसके बाद शादी होती है तो वो मामा का बेटा है, वो चाचा का है, वो, और एक किस तरीके से गले मिलके और मिलते हैं आत्मीय संबंध से, ब्लड रिलेशन जैसे। तो मुझे लगा कि समान विचारधारा के लोगों की समाज शास्त्र की इस परिभाषा में एक परिवर्तन लगा मुझे कि समान विचारधारा के लोगों का भी एक परिवार निर्मित होता है, जिसको मैंने भोपाल में प्रत्यक्ष रूप से देखा। ऐसे मिल रहे थे लोग जैसे किसी अपने रिश्तेदार से। कोई लिंग भेद नहीं था, कोई उम्र का भेद नहीं था। सब, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, सब बहुत अच्छे से आत्मीयता से मिल रहे थे। दो परिवर्तन देखे। तीसरा जो आदरणीय शर्मा जी ने कहा कि, तो मेरा व्यक्तिगत विचार तो ये है कि रामायण में तो बहुत कुछ है और अभी भी मतलब हमने बहुत चर्चाएं, 3 साल से हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं। कोई विषय ऐसा छूटा नहीं है कि जहां हमने अपना हाथ ना रखा हो। पर इसके बाद भी बहुत विषय है और इन विषय के ऊपर हम गंभीरता से चर्चा कर सकते हैं। और जैसा अभी हमने एक प्रयास किया था नवपारायण वाला, तो उसमें हमने लोगों को बोला कि आप पढ़ाएं और समीक्षा। तो पढ़ाएं और समीक्षा को, वो पढ़ाने का ढंग जो है वो गुप्ता जी वाला, मतलब एक जैसे स्कूल में प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है, वो देके एक बार पूरी रामायण की जाएगी। भाई ये पैटर्न रहेगा, आपको जो इंटरेस्टेड हो वो पढ़ाएं, शब्दों के अर्थ, समय चाहे जो भी लगे। तो ये एक अनोखा काम होगा और लोगों को बहुत फायदा होगा। ये ऐसा मेरी व्यक्तिगत सोच है। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। जी
और कोई अपने विचार? विनय जी, मैं कुछ कहूँ सर? जी 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 जी, एक एक करके जो है वो मधु गोयल जी, फिर सतीश अग्रवाल जी जैसे। जी जी पहले मुझे बोला है। जी 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 जी। अच्छा, नमस्ते सभी को। मैं मधु गोयल, नमस्ते। लखनऊ से। विनय जी, जैसा कि अभी मलिक साहब ने कहा, मुझे भी रामायण में कोई रुचि नहीं थी, बिल्कुल मुझे कोई कुछ समझ में भी नहीं आता था। मेरे ससुर जी जो है, हर नवरात्रि में घर में रामायण का पाठ शुरू करते थे, 9 दिन में खत्म करते थे। और उनको मदद करने के लिए मैं साथ साथ थोड़ा उनको पढ़ने में मदद करती थी, कि पढ़ लेती थी कुछ कुछ, लेकिन इतनी जल्दी गाड़ी दौड़ाती थी मैं कि बस किसी तरह खत्म हो जाए, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। और मैं ये जान के आश्चर्य मुझे होता था कि मेरे ससुर जी की आंखों से आंसू गिरते थे पढ़ते पढ़ते, उनको सारा कुछ समझ आता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन जब ये मैंने रामायण के अध्ययन की क्लासेस जब ज्वाइन करी, तो मुझे बहुत कुछ समझ में आने लगा, और अब इतना अच्छा लगने लगा है कि अभी मैंने नवरात्रि में पाठ बिठाया है 9 दिन का, और मैं अब उसका पूरा भावार्थ के साथ पढ़ रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो ये सब इसी मंथन का ही श्रेय है कि मुझे इसमें रुचि जागृत हुई, ओम जी की कृपा से, उनके सानिध्य से ये अवसर प्राप्त हुआ। तो धन्यवाद, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, पूरे मंथन ग्रुप का। और धन्यवाद। जी जी, सतीश अग्रवाल जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार, सबको प्रणाम। मुझे भी रामचरित मंथन ग्रुप से जुड़ने का अवसर एग्जैक्टली 30 मई 2020, जब कोरोना का जो प्रारंभ था, उसका पीक था, लगभग 1-1.5 महीना हो चुका था तब कोरोना का सारा लॉकडाउन वगैरह हुए। उस वक्त शिव प्रकाश जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो परिवार के ग्रुप में उन्होंने एक अखंड रामायण पाठ का मैसेज डाला, तो मैंने उनको फोन करके पूछा कि भाई हम भी इसमें पाठ कर सकते, में शामिल हो सकते हैं क्या? तो उन्होंने 24 घंटे का पाठ था, उनको करीब 50 लोगों की आवश्यकता थी आधा घंटे के लिए। तो मुझे और मेरी धर्मपत्नी दोनों को उस पाठ में अवसर दिया, और वहां से हमारी इस यात्रा की शुरुआत हुई। वैसे मैं बेसिकली तो बड़े रूखे विषय का लाइफ लॉन्ग मतलब प्रोफेशन, बहुत ही रूखे विषय के प्रोफेशन में रहा। मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, लॉ, ये बड़े रूखे सब्जेक्ट हैं। लेकिन जब से मैंने और मुझे रामचरितमानस की बचपन में अपनी माँ से कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो भजन और हनुमान चालीसा जरूर पूरा याद था, जिसको कि रोज हम हनुमान जी के मंदिर में जैसे उंडेलते वैसे उंडेल देते थे। वे 2-3 मिनट के अंदर पूरा हनुमान चालीसा पढ़ के और उसको अपनी एक पूर्णाहुति कर देते थे, वो जरूर एक आदत थी। उसके अलावा रामचरितमानस और इससे संबंधित ग्रंथों की कोई जानकारी नहीं थी। पर पिछले लगभग मैं कह सकता हूँ कि 3रा साल पूरा होने वाला है 1-2 महीने बाद, और मेरी भी करीब करीब इसमें पहले 2 साल तो 100% अटेंडेंस थी। पिछले 1.5 साल में जरूर, पिछले 1 साल में जरूर मेरी कुछ शारीरिक अस्वस्थता के कारण 2-4% मेरी एब्सेंट रही है। पर हाँ, मैं 95 to 97% अटेंडेंस मेरी रही है। और सबसे ज़्यादा आनंद मुझे आया जब भाई साहब ने स्वयं एक तो हनुमान चालीसा का विस्तार से वर्णन किया। कुछ ऐसे शब्द समझ में आए कि कुंचित केशा हम रोज बोलते हैं, लेकिन कुंचित केशा का मतलब क्या होता है? कानन कुंडल कुंचित केशा। तो ये समझ में आया कि कुंचित केशा का मतलब कर्ली हेयर होता है। इसी तरह हम हनुमान चालीसा में रोज पढ़ते हैं कि वो योजन वाली बात जो रोजाना पढ़ते हैं, वो वाली चौपाई। तो उसका मतलब समझ में आया कि ये तो जो पृथ्वी से लेके और सूरज तक की दूरी है, जो उन्होंने 4 शब्दों में हनुमान चालीसा में लिख दी गई। तो ये सब चीजें बहुत ही क्लियर समझ में आई, और इनको हमने अपने नोट्स भी तैयार किए। उसके बाद में अवसर मिला वाल्मीकि रामायण को डॉक्टर मणियप्पन से पढ़ने का। उन्होंने 32 क्लास में विस्तार से हर इतवार को 2 घंटे पढ़ाया, और लगभग, और मैंने कोई भी एक भी क्लास मिस नहीं की, एक भी मिनट मिस नहीं की। और जब वो पढ़ा के जाते थे तो जो एक बार में लगभग वो 20 चैप्टर पढ़ाते थे, 20 जिसको सर्ग बोलते हैं, क्योंकि इसमें वाल्मीकि रामायण में करीब 649 सर्ग हैं। तो हर हफ्ते वो करीब 20 सर्ग पढ़ाते थे। तो पूरे हफ्ते के लिए मेरे लिए एक होमवर्क होता था कि मैं उन्होंने जो कुछ पढ़ाया 20 सर्ग में, उनको मैं विस्तार से पढूं। गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें दोनों खरीद के लाया, वाल्मीकि रामायण के दोनों वॉल्यूम्स, और मैंने उसको करीब 1-1.5 हज़ार पन्नों में उसकी समरी अपने खुद के लैपटॉप पे तैयार की।
और उसका मुझे परिणाम खुद को व्यक्तिगत रूप से मिला कि मेरे बच्चे अब उसको पढ़ने लगे हैं, मेरे परिवार के सदस्य। अब अभी तक मैंने उसका अपना स्वयं के अध्ययन के लिए रखा हुआ है, लेकिन मेरे परिवार के सदस्य अब धीरे धीरे पढ़ने लगे। उनकी रुचि, वो ऑल टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन उनकी रुचि उसमें आने लगी है। मुझे इस मंथन ग्रुप का सबसे बड़ा एक पारिवारिक उपयोग ये मिला। और मेरी पत्नी तो हमेशा जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो करीब करीब वो स्क्रीन पे तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन पीछे सुनती रहती है। और उन्होंने जितने भी कार्यक्रम हैं, हनुमान वो जो मंगलवार का पाठ है, उसमें हर एक में उपस्थित रहती है। तो मुझे उसका पारिवारिक बहुत लाभ मिला। मैं भाई साहब का और शिव प्रकाश जी तो हमारे दामाद है करके, उन सबका बहुत ही आभारी हूँ। और इस मंच से जो कुछ मिला उसको मैं, मेरे पूर्व राकेश कुमार जी चौबे ने भी काफ़ी कुछ अच्छे से इसको विस्तार से वर्णित किया कि हम अपने आप को सबसे ऐसा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जैसे शैल जी हैं, सरोज दीदी हैं, जैसे हमारे घर के नज़दीक सामने ही बैठे हैं, जबकि वो हमसे कई 10,000 10,000 किलोमीटर दूर बैठे होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सामने ही बैठे हैं। विजया दीदी हैं, हमसे कम से कम 5,000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर दूर बैठी हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल हम आपस में आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, निकटता से करते चले जा रहे हैं लगातार। तो मैं इसके लिए मंथन भाई साहब ओम प्रकाश जी का और इस ग्रुप के समस्त साथियों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, और जीवन में जो सरसता मिली उसके लिए काफी आभार प्रकट करता हूँ। सर, एक चीज छूट गई थी, मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे रामचरितमानस का अपन ने बहुत इसी प्रकार जो है, जो खास खास रामायण है, आध्यात्म रामायण है, वाल्मीकि रामायण के जैसे एक क्लास हो चुकी है, तो इन पे भी हम फोकस कर सकते हैं, अन्य रामायणों पे जो खास खास है। धन्यवाद। हाँ, इसमें ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस समीक्षा का कि हम लोग थोड़ा सा आगे के लिए और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और कुछ जो हमारे प्रिय कार्यक्रम है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो आगे के लिए क्या क्या हो सकता है। जैसे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आध्यात्म रामायण या इस प्रकार के जितने भी रामायण है उससे भी संबंधित हम कुछ चर्चा या निरंतर चर्चा करें। जी, मेरे ख्याल से भाई साहब, अगर अध्यात्म रामायण की कुछ चर्चा के लिए 2-4-6 सेशन रखे जाएं तो वो भी काफी एक एडवांस, जिसको हम आप लोग एकेडमिक लैंग्वेज में एडवांस लर्निंग कहते हैं, हम उस एडवांस लर्निंग की तरफ जा सकते हैं। जैसे आप जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हेड्स हैं, वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन के आगे एडवांस लर्निंग, तो शायद हम उस ग्रेजुएशन के स्टेज पर तो शायद या उसके निकट तो आ गए हैं, लेकिन एडवांस लर्निंग की स्टेज में भी थोड़ा बहुत जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं जी। ऐसा मेरा भी, मैं राकेश चौबे जी की इस बात को मैं भी समर्थन करता हूँ कि वो काफी उपयोगी रहेगा जी। और साथ साथ में जैसे गीता का भी अभी निकट भविष्य में भाई साहब ने एक क्लास करवाई थी, तो हम गीता को भी पढ़ना शुरू किया है। अगर गीता पे भी कोई हफ्ते में एक दिन समय देके गीता पे भी कोई बातचीत हो सके, गीता के कुछ श्लोकों पे शुरू में 5-5, 10-10 श्लोकों की शुरुआत करके, तो गीता में कुल 450 श्लोक हैं। अगर हफ्ते में या महीने में एक क्लास भी रखी जाए तो उसको 1-2 साल में उसको पूरा किया जा सकता है। जी। और कोई विचार और एक्सपीरियंस जो भी शेयर करना चाहें? जी 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 मैम, प्लीज। क्या मैं जी जी, स्मिता लाधा वाले जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोले। जी। जय सिया राम। मैं 2014 में हायर सेकेंडरी स्कूल की तरह से रिटायर्ड हुई, पर मेरी सेकेंड इनिंग इतनी अच्छी जा रही है, और मेरे तीनों ग्रैंड किड्स जब भी मौका मिलता है आके स्क्रीन पे शक्ल दिखा के जाते हैं। अभी आरव बाहर गया तो मिल के गया कि मैं जा रहा हूँ। बस राम जी की कृपा सब पे बनी रहे। जय सिया राम। जी। हाँ, मैं चाहता हूँ सूर्य प्रकाश जोशी जी भोपाल से। जी। सभी को जय श्री राम। जी। ये राम चरित भवन ह्यूस्टन और बड़ौदा और आप सबके जो योजनाबद्ध तरीके से तो लाभ लेने से प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं प्रभु श्री राम को ही धन्यवाद दूं, ताकि आपकी प्रेरणा स्वरूप ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। वो भोपाल से जो सहयोग हो सकता था हुआ, और इसमें अनुभव बहुत अच्छे हुए। सबने जिस तरीके से परिवार रूप में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक सब चीज साझा की, आनंद मिला कार्यक्रमों में। सबने
बढ़ चढ़ कर सहयोग किया और अपनी अपनी प्रस्तुति भी दी। मैं इस सबको सुनकर भी बहुत ही कि कितना अध्ययन किया है हमारे सब विद्वान लोगों ने, ये मुझे बड़ा अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। रामचरितमानस ग्रंथ का भगवान की कृपा से मुझे तो 9-10 वर्ष की आयु में ही पढ़ने का सौभाग्य मिल गया था, क्योंकि हम लोग तब परीक्षा देते थे और घर में कहा जाता था कि अब छुट्टियां 2 महीने में आप रामचरितमानस पढ़ो तो आपको जो परीक्षा में पास हो जाओगे, जब परीक्षा रिजल्ट आना है तब तक आप। तो उस अवसर को मैं लाभ लेके हम लोग तभी मतलब 10-11 साल की उम्र में रामचरितमानस पढ़ा, और जब वयस्क हुए तब काफी और पढ़ने का विस्तृत अध्ययन का मौका मिला। तब मुझे गीता जी भी पढ़ी मैंने आज से 35 वर्ष पूर्व, और 3-4 बार पाठ हो चुका विद अर्थ। तो ये महसूस होता था कि अपने यहाँ की शिक्षा पद्धति कितनी मतलब ऐसी गौण है, जिसमें कि कहीं चाहे मास्टर्स डिग्री पीएचडी हो जाए, किंतु कभी ये नहीं पूछा जाता कि क्या आपने ये ग्रंथ का अध्ययन किया है, एक बार जिसमें कि वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक चरित्र निर्माण की सब पक्ष आ जाते हैं, चाहे वो रामायण जी हो और गीता जी तो ज्ञान का भंडार है। तो ये तब मुझे महसूस होता था, और अब देर सवेर भारत सरकार इस ओर तो ध्यान देने के लिए तत्पर हुई है, और ये सब मतलब प्राचीन ज्ञान की परंपरा को भी अब नई शिक्षा में इंक्लूड किया। ये बहुत अच्छी बात है हमारी नई पीढ़ी के लिए। अब इस चीज को समावेश होगा तो कम से कम आगे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और इस तरीके से हम इस आपके समूह से जुड़ के आगे रामचरित मंथन ग्रुप से जुड़ के भी हमें और ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और साथ ही मुझे थोड़ा सा एक चीज और पॉइंट आउट करना था कि जैसे ई बुक प्रकाशित हुई थी, चूंकि वो उसकी समय सीमा अपने 7 तारीख रखी थी जिसमें लेख भेजे जाए, और जरूरी नहीं था, जिसको समावेश करना हो तो वो उस निर्धारित मापदंड में प्रिंट और उसी फॉन्ट में करके उसको भेजना था। तो वो कुछ लेख छूट भी गए जैसे, पर अच्छे वहां पढ़े गए। हम चाहते हैं कि सभी का एक संकलन तैयार हो, जो संपूर्ण मतलब अपने ऑर्गेनाइजिंग जो अपनी संस्थाएं हैं, सभी इस चीज को मतलब सभी महत्वपूर्ण लेखों को एक संकलन दस्तावेज के रूप में तैयार करें। ये मेरा सुझाव भी है और निवेदन भी है। जी जी जी, ये आपकी बात मैं सर तक पहुंचा दूं। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। जय श्री राम। जय श्री जी जी जी। आगे कोई कुछ बताना चाहे? मेरे मन में अभी कुछ दिनों से एक विचार आ रहा है जो मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है। वो इस तरह से हुआ कि मैं अपने कैंपस में अभी कुछ दिन पहले, जब ये रामायण अधिवेशन के बाद, खास तौर से मैं उस बारे में सोच तो काफी समय से रहा था, लेकिन मैं अभी रामायण अधिवेशन के बाद जब लौट के आया, अपने कैंपस में जा रहा था, तो मेरे एक कंप्यूटर साइंस के मित्र हैं, वो प्रोफेसर हैं यहाँ पर। तो मैंने ऐसे ही बताया उनको, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे करके मैं गया था, अभी बहुत सुंदर चर्चा हुई, इस तरह से सबसे भेंट हुई, सारी बातें हुई। तो हम लोग आपस में बातें करने लगे। वो कंप्यूटर साइंस के साइंटिस्ट हैं, तो बोले कि जो है वो उनको भी जो है वो भक्ति भाव मन में है श्री राम के प्रति। तो बोले कि सर इसमें कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ काम करते हैं। तो एकदम से मेरे मन में कुछ ख्याल आ गया कि हम जो कुछ भी जितने भी संकलन हुए हैं सर से अनुमति लेकर, और अगर हम उसको सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ करें, जिसमें थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह भी कुछ यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसा बना दें जिसमें ऐप बेस्ड हम लोग कुछ जनरेट कर सकें। तो वो भी एक चर्चा बहुत हल्की सी हुई, चलते चलते मतलब हम लोग खड़े हुए थे, आधा पौना घंटा खड़े होकर बात होती रही वहां पर। तो उनको बड़ा आनंद आ रहा था ये सुनकर कि हम लोग किस तरह से इस परिवार से जुड़े हुए हैं। तो वो बोले कि सर मुझे भी जोड़िएगा। मैंने कहा बिल्कुल जोड़ दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम इसमें अपना कंप्यूटर साइंस वाला कुछ मामला इस्तेमाल करोगे पहले। तो बोले कि ठीक है, जरूर करेंगे। तो वो भी एक चर्चा हुई। उसके बाद हम लोग जब हम लोग वहां से अलग हो रहे थे, तब उन्होंने एक बात कह दी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी और मेरे मन में बैठ गई। अभी वो बहुत ही बड़ा काम है, लेकिन उसको प्रिलिमिनरी स्टेज में वो मन में जन्म ले गया है। देखिए अगर ईश्वर की इच्छा रही और राम जी ने चाहा तो वो हो भी सकता है। हम लोग चलते चलते जब अलग हुए तो हमने ऐसे ही आपस में कहा कि चलो एक ऐसा करते हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन श्री रामचरितमानस जो है वो एस्टेब्लिश कर देते हैं IIT में। तो बोले कि चलो ऐसा कर लेते हैं सर। तो अगर ये इस तरह का भाव जन्म ले गया है और हम इस पे लगे रहे, तो आने वाले समय में हो सकता है कि हम एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस
जनरेट करें, डिफाइन करें। IIT कानपुर ने बहुत पहले भागवत गीता के ऊपर एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया था, जो बहुत बड़े समय से काम कर रहा है। 20 साल हो गए उसको काम करते हुए। तो हम लोगों के मन में ये श्री रामचरितमानस से संबंधित सेंटर फॉर एक्सीलेंस की बात आ गई। अब देखते हैं उसको कैसे आगे लेके चलना है। मैं सर से भी इस बात में चर्चा करूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि आज समय है तो ये भाव आपके सामने व्यक्त करूं। इससे पहले कि हम उतने बड़े स्केल पर जाए, एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग लेकर, जैसे मैंने कहा, सॉफ्टवेयर से संबंधित कुछ चीजें जोड़कर कुछ करने का प्रयास करेंगे, जिससे जो है वो और इसको आगे बढ़ाने में शायद सहायता मिल सके। जी, और किसी के मन में कोई बात आ रही हो तो। सभी को नमस्कार, मैं मनीष दुबे बोल रहा हूँ जी। अभी जोशी जी ने जो बोला और फिर आपने उसी बात को आगे बढ़ाया, तो मैं 2 दिन से इसी माहौल में हूँ। 2 दिन से मैं जो नई शिक्षा नीति आई है उसी पे वर्कशॉप अटेंड कर रहा था। जी तो की शिक्षा में जो है भारतीय ज्ञान के तत्व जो शामिल किए जाए, तो ये जैसा अभी यहाँ हमने अनुभव देखा, आप वरिष्ठ लोग भी इतने चीजों से जुड़े रहे, लेकिन अभी 2 अनुभव हमने सुन लिए कि रामायण से आपका परिचय नहीं हो पाया था और अभी इतने सालों बाद हुआ और आप इससे इतने अच्छे से जुड़ गए। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ नई पीढ़ी को लेकर है, उनको बहुत कम अवसर है। तो आप सब शिक्षाविद हैं और स्कूल, मेरा तो शिक्षाविद हूँ लेकिन मैं बहुत बाद में शिक्षा से जुड़ा हूँ, ओरिजिनली इंडस्ट्री का आदमी रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जो बच्चों के स्कूल से जुड़े हुए हैं वो बच्चों की मतलब मानसिकता को अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग जो ये चर्चा करते हैं तो इस पे विचार करना चाहिए कि नई पीढ़ी के लिए उनका इंटरेस्ट बने और यही 10 साल 11 साल की उम्र से बने। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ डाइल्यूट करके उनको कैसे रख सकते हैं, इस पे भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। क्योंकि रामायण का मतलब हमको जिस भी उम्र में ज्ञान हो बहुत अच्छा ही है, लेकिन यदि बच्चे को 10-11 साल की उम्र से होगा तो वो आगे चल के बहुत अच्छा अपना जीवन भी सफल बना सकेगा और जिस संस्कृति की रक्षा की हम बात करते हैं वो भी बहुत अच्छे से हो सकेगी। जी, ये मेरा महोदय, एक मैं बोलूं? बिंदु में मैं बोलूं? जी 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 मैम बोलिए। हाँ जी, एक बिंदु देखिए, मेरे ध्यान जी में जी मैं आता हूँ सर आपके पास। माया बंसल जी कुछ जी, बोल रही है। जी भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। आप रामायण और महाभारत जो कोर्स में रामायण और गीता करने की कह रहे हैं, मेरा ये कहना है कि बच्चे में एक चिंगारी लगा दी जाए बस, कि तुम क्या हो, फिर खोजे वो रामायण से खोजे कि गीता से खोजे कि बाइबल से खोजे, वो उसकी मर्जी है। अगर आप किसी धर्म विशेष में चीज को बांध देंगे तो ये बहुत देर में सफलता मिलेगी। और अगर चाहे तो पेरेंट्स को ये शिक्षा दी जाए कि वो बच्चे के 5 साल का बच्चा हो तब उसके मन में ये बात पैदा कर दे कि तुम्हें ये जानना जरूरी है कि तुम क्या हो। वो अपने आप फिर खोज करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म में जाके करे, किसी भी तरह से करे, कुछ भी पढ़ के करे। आप उसे दीजिए। प्रोफेसर भी लेक्चर देने आते हैं तो 10 बुक्स के नाम बताते हैं कि आप ये बुक्स पढ़िए इसके लिए। इसी तरह से किया जा सकता है कोर्स में भी। और उसके अलावा रामायण इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दूसरी बात मेरा ये कहना है, मतलब कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल रिलीजन्स पढ़ना बच्चे के लिए कोर्स में बहुत जरूरी है। हर एक चीज का, हर एक धर्म का थोड़ा थोड़ा ज्ञान बच्चे को हो जाए, फिर वो अपने आप चयन करे। दूसरी बात, गीता में ऐसे श्लोक भरे पड़े हैं जो जीवन के लिए उपयोगी हैं, आज की पीढ़ी के लिए भी। मेरे को जितना भी जो कुछ नॉलेज है, बच्चा, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो जिस स्थान पर भी होते हैं मैं उनको गाइड कर सकती हूँ गीता के श्लोकों का उदाहरण देकर। जैसे कि स्वधर्म के ऊपर बताऊं आपको, आजकल हालांकि साइकोलॉजिस्ट रखे जा रहे हैं बच्चों के स्कूल में कि आप की रुचि और रुझान के देखते हुए, बच्चे की रुचि रुझान को देखते हुए वो उसकी लाइन बता देते हैं कि तुम इस सब्जेक्ट में जाओ या इस लाइन में जाओ। पर ये माँ बाप का भी कर्तव्य है। स्वधर्म में जीना बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है।
उसके लिए मरना भी पड़े ना, वो भी। जबकि हो क्या रही है, होड़ हो रही है कि वो इस लाइन के द्वारा इतना ऊंचा चढ़ा तो मैं भी उधर जाऊं। माँ बाप ये समझ नहीं देते हैं, टीचर ये समझ क्यों नहीं देते हैं। बच्चे के अंदर एक चिंगारी लगानी है, एक समझ पैदा करनी है, चीजें तो वो अपने आप ढूंढ लेगा। फिर आप मार्ग बता दीजिए बस। दूसरी बात, इस मंच पे, जैसा कि इस मंच का नाम है मंथन, तो वास्तव में मंथन ही हो रहा है। जैसे कि हम मथ के मक्खन निकालते हैं, रामायण गीता बहुतों ने पढ़ी, हम लोगों ने खूब पढ़ी, पाठ किए, पर जो मंथन इस ग्रुप में चल रहा है ना, वो मंथन अब मिला है। जितने भी सदस्य हैं उनको अब मिल पा रहा है, उससे भरपूर मंथन से निकाल के, निचोड़ के निकाली हुई चीजें अब मिल पा रही हैं। इसके अलावा मैं ये कहूंगी कि जैसे गीता में या रामायण में, रामायण के बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं, जिसने जैसे भी ओम भाई साहब ने ये अपने ऊपर छोड़ दिया था, मेंबर्स के ऊपर, कि आप कुछ भी चुनो और उस पर बोलो, उन्हें बोलने की छूट दी थी। इसी तरह से गीता में से श्लोकों को छांटे लोग और अपने आप ये प्रपोज करें कि मैं इन श्लोकों पे बोलना चाहती हूँ, या मैं इस टॉपिक पर बोलना चाहती हूँ। हर एक की क्षमता हर एक के लिए नहीं होती है। जिस पर जो अपना अथॉरिटी रखता है उस पर वो बोलने के लिए कह सकता है कि मैं इस पर बोलना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो नेचुरली भाई साहब इजाजत दे देंगे। रामायण के लिए भी तो विविध विषय लिए। बस इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद। और बाकी इसकी ग्रुप की प्रशंसा तो सब लोग बहुत कर रहे हैं। मेरे मन में भी मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, उसकी मैं शब्दों को रिपीट क्या करूं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही। जी जी, आप कुछ कह रहे थे सर, जोशी साहब। जी, मैं थोड़ा सा यही बिंदु चाह रहा था। अब तो जो हुआ है ठीक है, अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। थोड़ा सा कुछ जैसे आखिरी वाला सत्र था जिसमें कई लोगों को पूरा अवसर नहीं मिला, उससे थोड़ा सा हमारे आत्म समीक्षा भी अपन लोग, यदि उस दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ कि सम्मेलन में जैसे निर्धारित समय अपन को लिख के दिया गया 10 मिनट, हर व्यक्ति 10 मिनट के लिए तैयार था, पर वो समय सीमा जो बांध दी गई 7 मिनट या वो, उसमें जरा उतना अच्छा पक्ष व्यक्ति जो जानता हुए भी नहीं रख पाया। थोड़ा सा इस चीज का मतलब मन में रहा कुछ लोगों के। सम्मेलनों में तो समय का अभाव हमेशा ही रहता है सर। मैं कम से कम जो है वो मतलब अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस मैंने की है वहां पर समय का अभाव हमेशा रहता है। मतलब कभी कभी जो है हम विदेश जाते हैं कॉन्फ्रेंस में, और सब कुछ होने के बाद भी जो है वो 5 मिनट में अपनी बात कह लेनी पड़ती है। तो ये हो जाता है, तो बंधन है थोड़ा सा, इसको उस तरह से ना देखा जाए, क्योंकि ये नहीं तो ये भी तो होता है कि कोई मना करने के बावजूद 15 मिनट कर लेता है। नहीं, उसको बहुत उचित तरीके से देखा नहीं जाता है। मतलब उसको तो ऐसा होता है कि किसी भी कॉन्फ्रेंस में बहुत लंबे समय फिर उस तरह के व्यक्तियों को आगे प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। ये तो है। हाँ, जो समय की प्रतिबद्धता तो कॉन्फ्रेंस में बहुत आवश्यक है, क्योंकि सभी लोग अपनी बात कहने आए होते हैं। जैसे करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, तो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के कुछ मापदंड आपने निर्धारित किए थे, वो मापदंड से डेविएशन नहीं होना चाहिए था, ताकि कोई भी किसी के लिए कोई अन्य कुछ लोगों को जो अनुभव हुआ नहीं, वो तो ऐसा है क्योंकि किसी आमंत्रितों को काफी समय दिया गया। आमंत्रित लोगों ने आधा घंटा लिया या उससे भी ज्यादा लिया, कुछ लोगों ने जो मतलब इसमें वास्तव में जैसे पार्टिसिपेंट जो हम लोग जो थे, जो जिनका रजिस्ट्रेशन पूर्व में रहा, उनके लिए समय सीमा जो थी वो बराबर अलॉट होनी चाहिए थी। मेरा थोड़ा सा ये आपसे मतलब कि आगे ही कुछ हम लोग जब भी मौका मिलेगा तब मैं आपकी बातें पहुंचा दूंगा। फिलहाल मेरी बिल्कुल पहुंचा दूंगा। धन्यवाद। अभी कल ही मैं एक सेशन शेयर कर रहा था, यहाँ हमारे एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन ही चल रहा था, और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप किसी को बताइएगा मत ये बात। तो जो है वो मैंने बहुत भ्रष्टता की। चारों पूरे विश्व से मेरे सेशन में 5 लोग थे, और मैंने रैंडमली किसी को 5 मिनट दिए, किसी को 10 मिनट दिए, किसी को 15 मिनट दिए।
वो सेशन चेयर के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। जैसे मैंने देखा कि वो एक ऐसी बात कह रहे हैं जो बड़ी यूनिक है, तो मैंने सुन दे दिया, उसके बाद फिर मैंने जो है बीच में काट दी। तो ये थोड़ा सा कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसको जो है उस तरह से ना देखा जाए। ये तो ऐसा ना समागम है, इसमें कहीं पर ये छोड़ा कहीं पर जाना। सर इसमें एक बात और भी थी कि ये साझा प्रयास था, 3 संस्थाएं मिली हुई थी, तो तीनों संस्थाओं की भावनाओं का ध्यान भी रखना था। जी, तो ये भी एक कारण था जिसके भावनाओं के कारण साथ कुछ साथ सर गड़बड़ ऐसा हुई। होता है कि कॉन्फ्रेंसेस में समय हमेशा ही कम रहता है, वो हाँ। चाहे कितना भी हो। और जब भी हम तैयारी करके जाते हैं तो जितना भी प्रयास हो वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कम पड़ता ही है। नहीं, जैसे जोशी सर बोल रहे हैं ना कि वो कुछ लोगों को ज्यादा 1.5 2 घंटे दे दिए, तो ये वो उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड थे वो लोग। हाँ, हो सकता है, मतलब तो किसी को आपने वो, पहले से, हाँ जी जी। हाँ, तो वो अब उनकी भावनाओं का, भाई 3 लोग मिले हुए हैं तो सबका मिला जुला प्रयास था, तो ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं ऊंचा नीचा हो जाता है, जी, तो हम लोग उसको सहन करें, क्या है। मतलब ये सब तो खैर चलता रहता है। ये देखिए, यहाँ पर मेन कॉन्फ्रेंस का मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा है ये मंथन है। जोशी साहब, आपको जब भी मन में ऐसा भाव आए कि आपको कोई हम सबसे बात शेयर करनी है, आप सर से अनुमति लें और यहाँ पर शामिल हो जाए। जब भी जो है वो यहाँ पर बहुत डिटेल में हमारी बातें होती, कभी कभी तो जो है एक ही लाइन पर, एक चौपाई पर एक घंटे बात होती है। तो आप बिल्कुल जी भर के, और हम लोग तो सब तत्पर रहते हैं कि जो है हमें सुनने को मिले नई नई बात, सब लोग आपस में इसी तरह से शेयर करते हैं। तो ये तो कॉन्फ्रेंस से बेटर प्लेटफॉर्म है। मतलब कॉन्फ्रेंस तो एक समागम है जहां हम सब लोग मिलने पहुंचे थे, यहाँ तो हम हर हफ्ते एक दूसरे से मिलते हैं, और यहाँ पर तो कभी कभी 100 लोग एक साथ शामिल होते हैं। आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं। 100 लोग यहाँ पे शामिल होते हैं कभी कभी। सभी विद्वानों को सुनने का, और इसी तरह से मंथन में हम लोगों को भी, आपको सबको सहयोग, एक दूसरे का अनुभव और अध्ययन का लाभ मिलेगा, यही उम्मीद करते हैं हम लोग। जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। धन्यवाद। तो मैं सोचता हूँ कि अभी 3-4 मिनट और हम लोग हैं, 10 बजे के आसपास इसको समाहित करके फिर मैं थोड़ा सा जो है वो कंक्लूड कर दूंगा। और कोई अपने विचार बात करना चाहते हो तो बताएं, कोई कार्यक्रम कोई नया करना चाहते हो, कोई और नई बात सामने आ रही हो। क्योंकि मेरे मन में जब से वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड और सेंटर फॉर एक्सीलेंस की बात आ गई है, तो मैं तो आप सबके बारे में सोचने लगा हूँ कि कैसे कैसे जोड़ूंगा उसमें सबको। तो वो सब अब मुझे दिमाग में घूमने लगा है। और अब तो आजकल मेरे दिमाग में फंडिंग एजेंसीज के बारे में आ रहा है, किससे मैं पैसे मांगूंगा उस बात के लिए। तो ये सब भी चल रहा है मेरे दिमाग में। तो लेकिन ये है कि और कुछ आपके मन में आ रहा हो तो जरूर बताएं। जी जी, नीलम झा हम जी तो ने खुश हो रहे हैं कि सर आप हम में से चुन रहे हैं लोगों को। नहीं, ये हमारा सौभाग्य होगा। नीलम झा जी ने मेरे ख्याल में वो किया हुआ है, हैंड रेज किया हुआ है। जी जी जी, मैम बोले प्लीज। सभी लोगों को प्रणाम सबसे पहले। और सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो सीबीएसई है उसने क्लास 6th और 7th में रामायण और महाभारत ऑलरेडी लगा रखी है। 6th में संक्षिप्त रामायण है और 7th में संक्षिप्त महाभारत है। तो उसके बहुत सारे एनिमेशंस और सब कुछ अपने यूट्यूब पे भी है, और जो सीबीएसई के साइट्स हैं वहां पे भी है। तो वो काफी बच्चे पसंद करते हैं। 6th क्लास में तो अगर रामायण की पुस्तक शुरू की जाए तो बच्चों का ये रहता है कि मेन ये पूरा पुस्तक के रूप में लगाई गई है, सप्लीमेंट्री रीडर के रूप में। तो बच्चे इधर जो मेन है बुक, कोर्स बुक, उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, और इसको वो कहते हैं मैम पहले इसको पूरा कर दो। और 7th में सेम महाभारत है। पहले भारत की खोज अभी है, अभी 8th क्लास में भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो नेहरू जी ने लिखी थी, उसी का हिंदी संस्करण जो है वो है 8th में। हिंदी के टेक्स्ट बुक की मैं बात कर रही हूँ। और पहले, इसके पहले संक्षिप्त बुद्ध चरित था। तो अपना जो सीबीएसई है ना, वो इस दिशा में काफी प्रयास कर रहा है। और मेरे ख्याल से एनसीईआरटी के अगर कोई हो आपके, जो भी हो डायरेक्टर या कोई जान पहचान के, तो और भी आसानी हो सकती है, या फिर और अच्छी तरह से दिशा मिल सकती है। ये मैं कहना चाह रही थी। जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। जी, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं कुछ इस तरह से जो है बातों को देख पा रहा हूँ जो आज हमारी चर्चा में हुआ, कि एक तो मलिक साहब ने इस बारे में कहा कि जितने भी टॉक्स और इनवाइटेड टॉक्स हुए हैं उनको भी हम ई बुक के तहत लेकर चलें,
ताकि सबके पढ़ने के लिए आसानी हो और कुछ नई नई बातें भी सामने आए। हम लोग कैसे इसको एक परिवार के रूप में बन गए हैं, इस बारे में हम सबने प्रेरणात्मक चर्चा की और अब इसको हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं इसके बारे में भी जो है हम सोच रहे हैं। मुझे इस बात की बड़ी बधाई मिली, हालांकि मैं उसका पात्र नहीं हूँ भोपाल में, कि मैंने अपने स्कॉलर्स को भी इसमें जोड़ दिया है। तो जो है वो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है देखकर और मुझे अच्छा लगा कि मेरे बहुत सारे स्कॉलर्स इसमें जुड़ने में मनोभाव से जुड़े हुए हैं। तो और किस तरह से जो है वो सम विचार उत्पन्न हो रहे हैं और समान विचारधारा जो है हमारी आगे बढ़ रही है। उसके अलावा जो है वो कैसे प्रथम परिचय के बाद हम में से बहुत सारे लोग इससे पूर्णतः परिचित होने की तरफ चल पड़े हैं। ये एक बड़ा सुंदर हमारे सामने वो आया है और कई किस्म की रामायण पर चर्चा होनी चाहिए, ये भी एक विचार सामने आया है। भागवत गीता के बारे में भी विचार आया जो कि पहले भी शुरू हो ही चुका है। और उसके अलावा जो है वो हम कैसे एनसीईआरटी और सीबीएसई से ये बात समझ सकते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं और उसको हम लोग चाहें तो कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे देखें या हम अपने प्रयासों से बच्चों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें, इस बारे में भी जो है वो हमारी बात हुई। तो और एक जो है वो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, उससे भी एक मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है। माया बंसल जी ने अभी कहा था कि हम उदाहरण देकर मोटिवेशन कैसे दे सकते हैं, इन जगहों से उदाहरण कैसे लेकर हम बच्चों में या नेक्स्ट जनरेशन में बात करें। तो उसके बारे में भी जो है वो कुछ हम जैसे चौपाई और उससे जनित उदाहरण के ऊपर अगर हम इस तरह का कुछ कर सकें तो वो भी एक कार्यक्रम हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मोटी मोटी बात इस तरह की हुई। और कोई बात आपके मन में आ रही हो तो आप प्लीज भेज दीजिएगा मैसेज में और मैं उसको कंपाइल करके सर तक पहुंचा दूंगा और हम लोग उसको आगे ले चलेंगे। और सर एक बात करनी थी। जी जी सर वैसे कुछ वो नहीं है मेरा कि कोई वो है, लेकिन आपका जो वक्तव्य था वहां पर प्रस्तुति आपकी, उसको सुनकर आंखों में आंसू आ गए थे। बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत माँ, मतलब अपनी माँ के विषय में आपने बताया जो, और वो सब बिल्कुल आंखों के सामने बिल्कुल जैसे चल रहा हो। धन्यवाद। मैंने भी पढ़ा इनका राम जी की दुविधा जी। हाँ बहुत ही बढ़िया। हमें आश्चर्य हुआ कि राम जी को कैसे दुविधा हो सकती है, मगर फिर मैंने पढ़ा। हाँ बहुत आपने ठीक कहा, बहुत ही भावुक है। मुझे असल में जो है लगता है कि ये मेरे मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो इस मंच की वजह से ही है। वो आप सबकी कृपा से, आप सबके सानिध्य से, सर की कृपा से है। वरना मेरा इन बातों की तरफ ध्यान कैसे गया, मैं ये अनुभूति का विषय है, मुझे मालूम नहीं है। मतलब ये जो मेरे मन में भाव आए ना, ये कैसे हुआ मेरे साथ मुझे नहीं पता। ये पिछले 3-4 वर्षों में ही इस तरह से मुझे लगता है मेरे अंदर बदलाव आ रहे हैं। तो ये सारा जो श्रेय है ये श्री रामचरित भवन का है, इस मंथन का है, आप सबका है। और सर आप जो यंग स्कॉलर्स को अभी रामायण में प्रेरित कर रहे हैं ना, ये तो मतलब ये एक अलग चीज है, क्योंकि IITian बच्चे और वो इसके जा रहे हैं पेपर प्रेजेंट करने, तो ये सुन के ही लोगों को लगता है कि अच्छा, मतलब वो एक वैज्ञानिक सोच वाले बच्चे इसमें जा रहे हैं, जिसको बिल्कुल धर्म विशेष से जोड़ के हम अलग तरीके से देखने का एक समाज में नजरिया है ना, तो ये बहुत ही प्रेरक है। और सच में मैंने जिनसे भी बात की वहां से आने के बाद, तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल यही दिया, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा है कि जैसे ही बात करो कि आप रामायण कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, तो पहले आता है कि आपका रिटायरमेंट स्टार्ट हो गया क्या, ये आपकी उम्र नहीं है। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई IIT के बच्चे आए थे, उनके प्रोफेसर्स आए थे, तो ऐसा नहीं था, और सारे वैज्ञानिक जो उस फील्ड से जुड़े हुए लोग आए थे। तो ये जो है ना, इनफैक्ट अपने बच्चों को भी बोला कि देखो ऐसे बच्चे जुड़ रहे हैं, वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अभी नहीं लेते हैं। तो उनको भी लगा अच्छा ऐसा था क्या, मैंने कहा अभी YouTube आने दो, सबको दिखाऊंगी मैं इसने क्या बोला। तो ये सच में बहुत ही प्रेरक है और सबके लिए मुझे लगता है सबको मन करेगा कि करें, पढ़ें या इस दिशा में जाएं। तो आप तो सबके भाई साहब एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने इस ग्रुप के लिए और भाई साहब के लिए कुछ भी नहीं बोली हूँ, एक जनरल बात बोली थी बस, क्योंकि वो मेरे को बचा के रखना है। आपको मालूम है क्यों बचा के रख रही हूँ? बिल्कुल जी। तो
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है आज जुड़कर अपने विचार व्यक्त किए और इसको सुदृढ़ किया। इससे ये एक प्रेरणा है हम लोगों की आपस में कि हमें इसको कैसे हम लोग इससे प्रेरित रूप से जुड़े हुए हैं और हमें मन करता है कि और आगे बढ़ता चले। आज ही मैंने सुबह सर को एक संदेश लिखा था जो उन्होंने देख लिया, तो जो है वो लेकिन ये है कि अभी उनसे बात होगी तब मैं उनसे बात कह पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत निरंतर किसी भी माध्यम से जुड़ा नहीं रह पाता। तो उसके बाद जो है फिर और भी अब हम निरंतर फिर से क्लास में मिलने लगेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब छुट्टियों के बाद हमारी क्लास दोबारा शुरू हो जाएगी तो ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सोच कर। तो मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ और जय श्री राम।